नमस्कार दोस्तों, आजकल ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई अंतरिक्ष में जाना चाहता है। कुछ लोग अंतरिक्ष में एक राष्ट्र का निर्माण भी करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन और महामारी जैसे ग्लोबल खतरों से बचने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार रखना हमेशा ही अच्छा होता है। इसका सबसे अच्छा प्लान अंतरिक्ष में पहुंचना है, जहां हम पृथ्वी से दूर कॉलोनियां बना सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर साइंस फिक्शन में इंसानों को प्लेनेट के साइज के ऑब्जेक्ट में रहते हुए देखते हैं। स्टार वॉर्स मूवी के प्रसिद्ध डेथ स्टार से लेकर द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी में ग्रह निर्माण की फैसिलिटी तक, ठीक फिल्मों की ही तरह हमारे जैसे लोग भी लंबे समय से अपने खुद का रहने लायक ग्रह बनाने के विचार पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम आर्टिफिशियल प्लेनेट बना सकते हैं? अगर हाँ, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आर्टिफिशियली बिल्ड प्लेनेट पर निवास करने का इरादा रखते हैं तो हमें स्पेस में इसके लिए एक अच्छा स्थान ढूंढना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे रहने योग्य क्षेत्र में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस आर्टिफिशियली बिल्ड प्लेनेट की ऑर्बिट या नियरेस्ट स्टार से इसकी दूरी रहने लायक टेम्परेचर के लिए बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ये प्लेनेट तारे से बहुत करीब होगा तो हम बस तारे की गर्मी से भून जाएंगे, जबकि बहुत दूर होने का मतलब है कि हम ठंडे तापमान में डीप फ्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा हमें लिक्विड वाटर की प्रचुर सप्लाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता। सही तापमान और तारे से सही दूरी के अलावा हमें सांस लेने योग्य हवा, स्टेबल पृथ्वी जैसी ग्रेविटी, प्रॉपर डे और नाइट साइकिल्स एंड सो ऑन के साथ एक एटमॉस्फेयर की भी आवश्यकता होगी। अगर हम इन कंडीशन को पूरा कर सकते हैं, तभी हम शुरू से ही रहने लायक ग्रह के निर्माण के बारे में सोच सकते हैं। तो अब जिसे आर्टिफिशियल लेकिन रहने लायक ग्रह माना जाएगा, उसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं। पहली व्याख्या की अगर बात करें तो ये लगभग नामुमकिन सा ही है, क्योंकि इसके लिए हमें विशाल चट्टानों को इकट्ठा कर उसे जायंट स्फीयर में तब्दील करना होगा, जो हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कतई संभव नहीं है। लेकिन वही जो दूसरा तरीका है वो शायद मुमकिन हो सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो एक मैसिव सैटेलाइट की तरह होगा, शायद एक स्फेरिकल स्पेस स्टेशन जैसे स्टार वॉर्स में डेथ स्टार। स्फेरिकल शेप को छोड़कर यह सेकंड ऑप्शन सही मायने में प्लेनेट नहीं होगा। यह सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में परिक्रमा नहीं करेगा, बल्कि शायद हमारे अन्य उपग्रहों की तरह पृथ्वी के ऊपर ही मंडराएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रह जैसा स्फेरिकल स्पेस स्टेशन बनाना पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह के निर्माण की तुलना में आसान है। अगर हम डेथ स्टार की बात करें, जैसा कि स्टार वॉर्स में दिखाया गया है, उस डेथ स्टार का डायामीटर लगभग 75 मील था, जो कि बहुत ही बड़ा है। वहीं हमने अब तक का जो सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया है, उसकी लंबाई 0.1 मील से भी कम है। हालांकि जब आप उस 75 मील जितने बड़े जैसे स्टेशन की तुलना पृथ्वी के 7,900 मील के डायामीटर से करते हैं, तब भी ये एक बौने जैसा ही दिखाई देगा। फिर भी आइए आसानी के लिए इसके साइज को 75 मील तक ही सीमित रखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस नए ग्रह जैसा स्पेस स्टेशन बनाते हैं, जैसे कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं और इसे मुख्य रूप से स्टील से बनाते हैं, तो लगभग इसे बनाने में 1 क्वाड्रिलियन टन स्टील की आवश्यकता होगी। हमारी वर्तमान तकनीकी प्रगति के साथ इतना स्टील खरीदने के लिए अकेले स्टील को ही खरीदने में 8 लाख से अधिक सालों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में हम दुनिया भर में सालाना लगभग 1.8 बिलियन टन स्टील का ही उत्पादन कर पा रहे हैं। इस तरह के ग्रह जैसे स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल्स प्राप्त करने का एकमात्र संसाधन पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय इसे अंतरिक्ष से ही प्राप्त करना है। इसके लिए हमें संभवतः एस्टेरॉइड्स और शायद अपने चंद्रमा को भी माइन करने की आवश्यकता होगी। दरअसल कई कंपनियां इस विचार पर काम कर रही हैं। चलो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हम किसी तरह रॉ मटेरियल्स की इस तार्किक चुनौती पर काबू पा लेते हैं, तब भी हमें एडवांस रोबोट्स जो माइक्रोग्रेविटी में काम करने में सक्षम हो, उनकी आवश्यकता होगी, जो एक स्फेरिकल बॉडी बनाने में सक्षम हो जिसमें हम रह सकें। और साथ ही हमें इस प्लेनेट जैसे स्पेस स्टेशन को इस तरह से बनाना होगा कि इसमें पृथ्वी जैसी ग्रेविटी हो, क्योंकि ग्रेविटी के अभाव में हमारे शरीर गड़बड़ा जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लंबे समय तक काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर हड्डियों के नुकसान, लो ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है, जो कि माइक्रोग्रेविटी की वजह से होती है। दोस्तों, डेथ स्टार जैसा दिखने वाला स्फेरिकल स्पेस स्टेशन बनाना एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन इसे स्टेबल रखना हमारे लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। इसे स्टेबल रखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमें कम से कम कार्दाशेव पैमाने पर टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की आवश्यकता होगी।
कुछ वैज्ञानिकों का तो ऐसा भी मानना है कि हम अभी भी टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में कुछ शताब्दियां दूर हैं। दोस्तों, अगर आप टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक पूर्ण ग्रह बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, एक प्राइवेट ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी रिएक्शन इंजन के लिए काम करने वाले एक एरोस्पेस इंजीनियर मार्क हेम्सेल ने एक प्लैनेटरी रेप्लिका के निर्माण की संभावना पर अध्ययन किया। उनका काम जर्नल ऑफ द ब्रिटिश इंटरप्लैनेटरी सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। हेम्सेल का मानना है कि पृथ्वी की नकल बनाने के लिए उसके सटीक आकार की आर्टिफिशियल प्लैनेट बनाना आवश्यक नहीं है। हम छोटे साइज के आर्टिफिशियल प्लैनेट के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। उन्होंने माना कि एक आर्टिफिशियल प्लैनेट पर पृथ्वी के ग्रेविटी के बराबर की ग्रेविटी प्राप्त करने के लिए इंजीनियर पृथ्वी के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा लगभग चंद्रमा के आकार के गोले में पैक करने का लक्ष्य रख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान 5,842 क्विंटिलियन टन है और चंद्रमा का डायामीटर 2159 मील है। 5,842 क्विंटिलियन टन को 2159 मील में फिट करना है। इसके लिए अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। लेकिन हेम्सेल का सुझाव है कि कैसे इंजीनियर एक ग्रह बनाने के नेचर के अपने तरीके की नकल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह अपने जन्म के समय सूर्य से निकले बचे हुए पदार्थ से बने थे। बचे हुए ग्रेन्स लाखों सालों तक एक प्रॉपर प्लेनेट बनने तक थोड़ा थोड़ा करके और टुकड़े टुकड़े करके एक साथ एकत्रित होते रहे। हेम्सेल का मानना है कि हम किसी भी ग्रह के निर्माण के नेचर के इस प्रोसेस को एम्यूलेट करने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब कि नेचर के इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। हेम्सेल का सुझाव है कि हमें सूर्य के पास एक एडवांस फ्यूजन फैसिलिटीज बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें एक नए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के निर्माण के लिए आवश्यक हैवियर मटेरियल्स की आपूर्ति की जा सकती है। हेम्सेल के अनुसार आर्टिफिशियल प्लैनेट के निर्माण के लिए ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम जैसे डेंसर एलिमेंट्स एक अच्छा विकल्प होंगे। लेकिन वर्तमान में मानवता के लिए इन तत्वों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सुपरनोवा के थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट है। शायद हमें उतनी शक्ति के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन फैसिलिटीज बनाने के लिए कार्दाशेव पैमाने पर टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। हालांकि हेम्सेल का मानना है कि भले ही हम इस प्रोसेस से ग्रह निर्माण के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, फिर भी इस मेथड से प्लेनेट बनाने में हजारों साल लग जाएंगे। दोस्तों, इन दो फैसिनेटिंग आइडियाज के विकल्प से भी एक अच्छा और ज्यादा असरदार विकल्प है टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग में हमें बिल्कुल नए सिरे से एक ग्रह बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस मौजूदा ग्रह या चंद्रमा में हेर फेर करना होगा ताकि उसके एटमॉस्फेयर को जीवन के रहने योग्य बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हम मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट कर सकते हैं और इसके एटमॉस्फेयर को अपनी पसंद के अनुसार गर्म कर सकते हैं और फिर इस ग्रह को पृथ्वी के समान एटमॉस्फेयर में घेरने की तकनीक की तलाश कर सकते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कुछ दशकों के भीतर संभव हो सकता है। तो अगर निष्कर्ष निकालें तो एक पूरी तरह से ग्रह के निर्माण का विचार एक गुड साइंस फिक्शन प्लॉट बनाता है, लेकिन वास्तव में हम निकट भविष्य में इसे हासिल करने के करीब भी नहीं हैं। हालांकि कुछ दशक में हम मार्स या मून को टेराफॉर्म कर सकते हैं, जो मानवता के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी और हमारे कॉस्मिक फ्यूचर के लिए एक नया कदम होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।